सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो 8 सितंबर 2021 को DSSB TGT का उर्दू का पेपर देकर आए थे। तो उसकी जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, जो वो जारी कर दिया, आपने डाउनलोड कर ली होगी। और उसके साथ साथ जो उसका सेकंड पेपर है, यानी कि उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर पूछा गया था अभी 8 सितंबर को, वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आपने देख लिया होगा। और इसके अलावा आपको जो उसका फर्स्ट पेपर का एनालिसिस है कि पेपर किस तरह से आया था, उस टॉपिक पे भी हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकता है और वो वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि उसका जो सेकंड पेपर है यानी कि उर्दू का पेपर है वो किस तरह से आया था और इसमें किन क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इसके अलावा जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्शन टाइम ड्यूरेशन है वो कब से कब तक की है। तो चलिए इन सारी बातों पे आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और तमाम एस्पिरेंट के पास पहुंच जाए जो बच्चे उर्दू से मुताल्लिक पेपर देकर आए हैं। क्योंकि उर्दू की जो चीजें हैं वो यूट्यूब पर थोड़ी सी कम अवेलेबल है, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम तालिब इल्मों तक ये सारी वीडियो जो है वो पहुंच जाए और जिस इन्फॉर्मेशन का वो वेट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो हम शुरू। पहले थोड़ी सी इसकी समरी ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको बताई थी कि इसके पार्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में आपको 40% अलग अलग लाना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो जैसा आपको मालूम होगा कि DSSB का जो TGT उर्दू का पेपर हुआ था वो एक ही शिफ्ट में हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा बाकी और अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इसका पेपर का लेवल था वो काफी टफ था फर्स्ट पेपर का। हालांकि सब्जेक्टिव वाला जो पेपर है यानी कि आपका जो उर्दू सब्जेक्ट है उस वक्त जो है क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे, अब हमारे पास इसके जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल है। तो आज हम पहले सेकंड पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी इसकी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो कितनी जा सकती है। तो वीडियो आज का थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, तो इसे वीडियो को कंप्लीट देखें और इसे स्किप करके ना जाए क्योंकि सारी चीजें आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए फिर इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो पहला पेपर है उसमें आपको किस तरह से सवाल देखने को मिले थे। क्योंकि मैंने उसमें आपको इंग्लिश के और मैथ के क्वेश्चन के बारे में भी नहीं बताया था क्योंकि उसके जो क्वेश्चन थे वो काफी लेंथी थे। हालांकि मैं आज भी आपको एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि वो कितने में वाकई में टफ था या सिर्फ लोगों ने उसका रिव्यू देखा है। हालांकि मैंने पेपर को खुद एनालिसिस किया है, इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट आ रही है, 1-2 दिन लेट आ रही है। हमारा मेन मकसद ये नहीं होता कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले देने का, सबसे मेन मोट होता है वो यही होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे वो थोड़ा सा लेट हो जाए। तो पहले बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी फर्स्ट पेपर की। जो फर्स्ट पेपर का लेवल था वो काफी टफ था। जैसा आपको पता होगा कि भाई उर्दू के बच्चे हैं उनके लिए मैथ और इंग्लिश बहुत ही टफ मानी जाती है। हालांकि और अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग देखें तो उसका जो लेवल है वो वाकई में टफ था, लेकिन अगर DSSB के अंदाज से देखें तो उसने 3 चीजों को बहुत ही इजी वे में बनाया था। अगर आप बात करें हिंदी की, हिंदी बिल्कुल इजी थी और रीजनिंग का जो पार्ट था वो भी मीडियम लेवल का था। और अब पता है जीएस, और जीएस तो हमेशा कैसा आता है, मीडियम टू टफ आता है, ना इजी आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 चीजें जो थी वो काफी इजी थी और जो 2 चीजें थी वो काफी टफ थी। अगर हम दोनों पेपर का कंपैरिजन करें, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का, तो पेपर फर्स्ट जो है वो काफी टफ था और पेपर सेकंड जो है वो बहुत ही इजी था। जैसे मैंने उसका अभी 2-3 दिन पहले आंसर किया ही, जैसे मैं उनसे चेक किया, बहुत ही इजी सवाल थे। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई 12वीं पास किए हुए बच्चा उसमें बैठ जाए तो वो भी 50-60 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देगा। और इस पेपर में तो नेट JRF क्वालिफाई वाले बच्चे, PhD वाले, MPhil वाले, MA वाले, इतने तमाम क्वालिफाइड बच्चे इसमें बैठे थे। तो सबने लगभग 70-80 क्वेश्चन आराम से उसमें अटेम्प्ट किए होंगे, नेगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ भी। और आपको पता है जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी का होता है। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं कि 90 क्वेश्चन आपके उर्दू से मुतालिक थे। तो लगभग सभी बच्चों ने 80-85 यहाँ तक के 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे। तो सबका जो फर्स्ट पेपर है वही खराब गया है, सेकंड पेपर सबका मोस्टली अच्छा ही गया। तो जैसे आपको पता होगा उसकी जो क्राइटेरिया है DSSB TGT का वो ये है कि आपके अगर सेकंड पेपर में 100 of 100 भी हैं तब भी आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे जब तक आपका पहला पेपर जो है वो क्वालिफाई
नहीं होता है। तो पहला पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना जरूरी है। तो 40% जिस बच्चे के आ जाएंगे वो क्वालिफाई माना जाएगा। मिनिमम अगर आपका पहला पेपर ही पास हो गए, यानी कि आप 40% से ज्यादा लिया है, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यानी कि अगर आपने 40 पहले में लिया और 40 दूसरे में लिया तो आपका सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं DSSB TGT उर्दू में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो DSSB TGT ने जो आंसर की जारी किया वो बिल्कुल एकदम वाहियात तरीके से उसने अपनी आंसर की जो है वो जारी की है। अब आप बताइए कि आपका एग्जाम 8 सितंबर 2021 को हुआ था और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 16 सितंबर 2021 है, यानी कि लगभग 10-12 दिन का इसमें गैप है। और जो आंसर की जारी किया उसमें भी सिर्फ वही क्वेश्चन उसमें दिए हैं जो उनके द्वारा ठीक है। अब जो बच्चे ने टिक किया है, जिस बच्चे ने उसमें OMR शीट में गोला फिल किया होगा यानी कि कंप्यूटराइज में, तो उसको तो तभी पता चलेगा ना कि बच्चे ने कौन सा आंसर ठीक किया है। ज्यादा से ज्यादा कितना बच्चा याद कर सकता है? 10 याद कर सकता है, 50 याद कर सकता है, 100 याद कर सकता है, लेकिन 200 क्वेश्चन को याद करना ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। और ऊपर से जिसमें आपकी महारत हासिल ना हो, जैसे मान लीजिए कि आप उर्दू के बच्चे हैं और आपने DSSB TGT का पेपर दिया है, तो आपको इंग्लिश में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप मैथ में देखेंगे तो इतने लेंथी क्वेश्चन पूछे गए दोनों में, इंग्लिश में मैथ में काफी लेंथी क्वेश्चन पूछे गए, ऊपर से रीजनिंग में भी काफी लेंथी क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चा क्वेश्चन याद करेगा ये याद रखेगा कि भाई बच्चे ने कौन सा टिक किया था। तो इस बात पे आपको गौर देना है और ज्यादा से ज्यादा RTI करें कि भाई हमारी जो OMR शीट है वो हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दे ताकि हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सके। अब बच्चा भी तो ऑब्जेक्शन तभी करेगा ना जब उसको पता होगा भाई मेरा आंसर कौन सा एक्यूरेट ठीक है, 100% ठीक है। तो अब इतनी जो माइंड है, इतनी जो चीजें मेमोरी में है वो नहीं रहती है कि भाई बच्चे के 200 क्वेश्चन को याद रहे कि भाई बच्चे ने कौन सा टिक किया है। तो इस बात को DSSB के ऑफिसर्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की बात जरूरी है कि भाई जब आप आंसर की जारी करें तो उसके साथ साथ बच्चों की OMR की शीट करें, या फिर आप जैसे NTA करते हैं आपको वो वाला प्रोसेस अपनाना चाहिए कि भाई जो बच्चे ने आंसर ठीक किया है, यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर B दिया है लेकिन आंसर जो सही है वो C है, तो आप बच्चे का टिक किया हुआ भी और जो सही आंसर है आपका जो DSSB ने दिया वो भी, तो इससे बच्चे को ये रहता है कि भाई मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत है और ये वाले क्वेश्चन पे मैं ऑब्जेक्शन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो इससे बच्चे को ये अंदाजा लग जाता है कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और मेरे कितने क्वेश्चन जो है वो कितने गलत हो रहे हैं। अब इसी वजह से बच्चा जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि भाई कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं और किन पे उन पे डाउट है या कितने मेरे क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। जब तक बच्चे को एक्यूरेट नहीं पता चल पाएगा कि भाई उसके क्वेश्चन कितने सही हैं तभी तो वो ऑब्जेक्शन करेगा। अब मान लीजिए कि भाई 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि बच्चे के ध्यान में नहीं रहता और बाय इत्तेफाक से वही क्वेश्चन जो है वो आंसर की में गलत दिया गया, तो बच्चा DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। अब मान लीजिए कि वही क्वेश्चन था जिससे उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, उसे वो क्रॉस कर जाता। मान लीजिए कि उसके 39 नंबर बैठ रहे हैं, अगर वो उस पर ऑब्जेक्शन करता तो उसे मिल जाता, लेकिन उसने किया ही नहीं क्योंकि उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, या मैंने इसका आंसर कौन सा लगाया था या मेरे ध्यान से नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि DSSB को इस बात पर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए कि भाई अगर आप आंसर की जारी कर रहे हैं तो उसे सही वे में आंसर की को जारी करें। अब ऑब्जेक्शन भी करने के लिए बच्चे के पास पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जो उसने फिल किया है एग्जाम हॉल में, और इसके अलावा फिर उसका साथ साथ उसका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए कि भाई बच्चे को कौन सा रेफरेंस देना है। और इसके अलावा फिर सारी चीजें ऑनलाइन है, आपको पता है कि तमाम बच्चों को ऑनलाइन प्रोसेस में बहुत दिक्कत होती है और ऊपर से DSSB की जो वेबसाइट है वो भी बहुत स्लो चलती है। आपको मालूम होगा जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा या फिर जब आपने आंसर की जारी हुई है तब आपने उसे डाउनलोड की होगी तो काफी वक्त लगा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो DSSB को खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में कि जब भी आप DSSB जो आंसर की जारी करे तो उसमें ऑब्जेक्शन वाले पोर्शन के साथ साथ ये भी आंसर की जारी करे कि भाई बच्चे ने कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक किया। नहीं तो फिर ऑनलाइन कराने का फायदा ही क्या है जब आप सारी चीजों को इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो ऑफलाइन ही है, कम से कम आपके पास OMR शीट तो वापस आ जाती है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मैंने इस वाले क्वेश्चन का ये वाला टिक किया है। अगर आंसर की आते तो फिर उसको ऑब्जेक्शन करने में हमें काफी आसानी होती है। तो ये 2-3 बातें थी जो DSSB को करनी चाहिए। और जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा RTI डालें कि भाई इस तरह का प्रोसेस अपनाएं और ऑब्जेक्शन भी करें। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई ये गलत है उसे आप जरूर ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि मेरे पास भी अभी इतना डाटा जो है अवेलेबल नहीं है कि सारे जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे वो
करेक्ट होंगे। तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि अगर 1-2 नंबर से भी किसी बच्चे का रह जाता है तो उसके लिए बहुत चीजों का नुकसान हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का नुकसान हो, खासकर उर्दू वाले बच्चों का तो ना हो, क्योंकि बहुत कम वक्त में इतनी वैकेंसी निकली है और ये बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन तमाम तालिब इल्म के लिए जो काफी दिन से और काफी सालों से इस पोस्ट के लिए इंतजार में थे, और उनका जो एग्जाम है वो 1-2 नंबर से रह जाएगा। सबका पेपर जो है सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया, सबको दिक्कत है उसके फर्स्ट पेपर में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आरटीआई डालें, जो बच्चों का एक्यूरेट नंबर है वो उनको मालूम पड़ जाए। और जैसा आपको पता होगा जो ऑब्जेक्शन का टाइम ड्यूरेशन है वो 14 सितंबर से 18 सितंबर है, यानी कि 4 दिन का उसमें वक्त दिया गया है, जिसमें से 2 दिन का वक्त जो है वो गुजर चुका है। अब 2 ही दिन बाकी है, 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा करें। अगर किसी को उसका लिंक नहीं मिल रहा तो मुझे बता दें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे भी कमेंट करके या कॉल करके, व्हाट्सअप कॉल करके आप मुझसे बातें कर सकते हैं, या फिर कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर कोई अच्छी फीडबैक देना चाहें तो भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वक्त में भी उसमें अपनी फीडबैक को इंक्रीज करके, यानी कि जो आप मुझे फीडबैक देंगे और मैं उसको इस्लाह के साथ साथ और लोगों को भी बातें बता सकूं। तो ये सारी चीजें हुई जो हमको करनी है। इसका जो फर्स्ट पेपर है वो मैंने आपको बता दिया, काफी लेंथी पेपर था और काफी टफ भी था, जो DSSB को थोड़ा सा उसका हाई जो लेवल जो है वो थोड़ा सा कम करने की जरूरत थी। अब देखिए जो मैथ है वो ऑलरेडी टफ होता है लिटरेचर वाले बच्चे को, और इंग्लिश भी जो है वो ऑलरेडी टफ होती है। अगर आपको उनको टफ ही बनाना था तो थोड़ा सा हिंदी को आप टफ बना सकते थे, क्योंकि ये टफ बना सकते थे ताकि जो लेवल है वो एग्जाम का सेम रहे। अब आपने वही चीज टफ बना दी जो वो पहले से ही टफ थी, बच्चे को कुछ आता था तो वो भी लेंथी क्वेश्चन को देख के उससे भी वो डर गया, जिससे बच्चे के मार्क्स जो है वो सबसे ज्यादा कम मैथ और इंग्लिश में ही आएंगे, और इन्हीं से बच्चा शुरुआती दौर से डरा रहता है। तो आप जो बच्चा पहले से डरा हुआ है उसे आप और डरा रहे हैं, तो इससे तो यही होगा कि भाई वो ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर है आपका उर्दू वाला, उसमें तो वो जाएगा 80+, लेकिन अगर आप बात करें फर्स्ट पेपर की तो उसमें वो बेचारा 80-40 भी ढंग से नहीं पा पाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि भाई जब पेपर बने तो उसका लेवल जो है बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल रहे, टफ भी रहे लेकिन इतना टफ ना रहे कि भाई लिटरेचर वाला बच्चा उस पेपर को हिला भी ना सके। तो ये सारी चीजें थी पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें MA के, PhD के, MPhil के, नेट JRF क्वालिफाइंग बच्चे इसमें बैठे थे। तो सेकंड पेपर बहुत इजी था, मैंने भी इसके क्वेश्चन देखे हैं तो बहुत ही इजी था। अगर कोई 12th वाला बच्चा भी इसमें बैठेगा तो वो भी आराम से 50, 55, 60 तक क्वेश्चन इजीली सोल्व कर देगा। जैसा आपको पता होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का BA ऑनर्स उर्दू का पेपर भी इससे टफ आया था DSSB, क्योंकि मैंने उसको देखा तो जब मैंने एनालाइज किया तो इससे टफ पेपर तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BA ऑनर्स उर्दू का पेपर था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि DSSB ने दूसरा पेपर बिल्कुल हलवा बनाया था। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन है जिसपे आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो आपको मालूम होगा, आपने जिस रोल नंबर से आंसर की डाउनलोड की होगी उसी से आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई और सा कोई क्वेश्चन हो, या फिर जो मैं आपको बताऊं उसका कोई और सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आईडी आपके पास होगी, उसी से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और रेफरेंस जब भी आप दें, या तो NCERT का दें या फिर आप किसी किताब, अच्छी किताब का दें। ये जो मार्केट में गाइड अवेलेबल है उनका रेफरेंस बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो आप इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि जिन भी क्वेश्चन पे आपको हल्का सा भी डाउट है आप उसे जरूर उसका ऑब्जेक्शन करें, चाहे आपको रात के 12 बजे जरूर करना पड़े। तो ये बात खास तौर से ख्याल रखें, ऑब्जेक्शन जरूर करें और इसके साथ साथ आप उसकी RTI भी जरूर डालें। अब बात करेंगे हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे लिए उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि इसकी जो हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी देखने को मिल सकती है। तो जैसा आपको मालूम है कि हमने कम्युनिटी पोल पे भी इसका पोल चला रखा है, काफी लोगों ने उस पर वोट भी किया है। तो जिन बच्चों ने वोट नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके वोट करें, ताकि हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली डाटा आ जाए। हालांकि इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जब उसकी फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद ही मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना दूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है, जो बहुत उतावले हैं, उनका पेपर भी काफी अच्छा गया। लेकिन इस बात का भी हमें दुख है कि कुछ बच्चों का जो है एग्जाम छूट गया है। जैसा हमारे कमेंट बॉक्स में काफी लोग कह रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम जो है वो ट्रैफिक की वजह से छूट गया, हम लोग वहाँ टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो भाई देखिए, ये तो भाई आपकी गलती है कि जब आपको एग्जाम का पैटर्न पता था और उसके सारे रूल और रेगुलेशन भी पता है, तो आपको अपने घर से कम 2-3 घंटे का
पहले वक्त लेना चलता है, पहले ही वक्त लेके चलना होता है। लेकिन अब जो हो गया वो सो हो गया, अब जो आने वाले वक्त है उस पर आप प्रिपरेशन करें। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका 1-2 मार्क्स से रह रहा है, तो वो घबराए ना, क्योंकि 1-2 मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं जब उसकी फाइनल आंसर की आती है। तो हम बात करेंगे, अब जो एग्जैक्ट बात करेंगे वो करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो 3-4 कैटेगरी होती है, आपको सभी को मालूम होगा। जनरल, ओबीसी जनरल होता है और इसके अलावा SC ST होता है। हालांकि जो ओबीसी कैंडिडेट है वो आपको जनरल में ही देखने को मिलेंगे, जो दिल्ली से अदर स्टेट के होंगे। तो आपको मालूम होगा इसमें 200 क्वेश्चन का पेपर था, जिसमें आपके 100 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और दोनों को मिलाकर 200 नंबर का आपका पेपर होता है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि जिसके इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे होंगे उसका आंसर भी आ जाएगा, परसेंटेज में नहीं बताऊंगा। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको अगर आप बात करें कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितने क्वेश्चन पे सही बैठ सकते हैं, तो लगभग 94 से 97 अगर आपके ठीक आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के, तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। अब बात है कि इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट पेपर में कितने आएंगे, सेकंड पेपर में कितने आ रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट इतना अंदाजा लगाना है कि भाई पहले पेपर में आपके 40 होने चाहिए और दूसरे पेपर में 40 से ऊपर कितने भी हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन पहले पेपर में 40 होना जरूरी है दोनों पेपर के एतबार से, उसके ऊपर आप कितने भी मार्क्स ला रहे हैं वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगे। अब बात करेंगे दूसरी कैटेगरी, वो है ओबीसी की, कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो लगभग 88 से 91 के इसके चांसेस है कि आपकी जो मार्क्स हैं, जो क्वेश्चन है इतने ठीक है 88 से 91 तक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बात करें SC ST की, तो उसमें आपको लगभग 83 से 85 अगर आपके ठीक है तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ये दोनों की बता रहा हूँ, मेल और फीमेल की। आप इसमें से बस 2-4 क्वेश्चन का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको एग्जाम कट ऑफ बताई वो बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हो, इसमें 2-4 नंबर का ऊपर नीचे भी हो सकता है। या फिर अगर आपके पहले पेपर में 40 हैं और दूसरे पेपर में भी 40 हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर अगर आपके 80 हैं, तो भी आपको मेरिट के लिए बुलाया जा सकता है। जैसा आपको उसका प्रोसेस पता है कि उसमें लगभग जब आप उसमें ई-डाउजर में आपके डॉक्यूमेंट के लिए मेरिट लगती है, तो उसमें लगभग 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। और जबकि आपको मालूम होगा कि उर्दू DSSB TGT में जो वैकेंसी थी वो 917 थी, और इसके अलावा जो उसमें कैंडिडेट थे वो 2000 के समथिंग थे, लगभग 2372 के करीब इसमें आवेदन किए गए थे। और इसमें कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे और कुछ बच्चों का जो एग्जाम है वो काफी छूट भी गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग जिसके भी 80 नंबर आ रहे होंगे, यानी कि पहले पेपर में और दूसरे नंबर में भी, तो उनको बुलाने जाने के चांसेस भी हैं। ऐसा ना सोचे कि भाई मेरे पहले पेपर में 40 बैठे और दूसरे पेपर में भी 40, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात और बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कम लोगों को पता होती है, कि जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, यानी कि जिसने एक्यूरेसी का ध्यान रखा होगा, उसको वो पहले प्राथमिकता देता है DSSB। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मान के चलिए कि आपने पहले पेपर में जो है DSSB TGT उर्दू में कि आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और दूसरे में भी आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो टोटल बैठते हैं आपके 100, और उसमें से आपके जो सही है वो 90 नंबर बैठते हैं। लेकिन अगर आपने पहले पेपर में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और दूसरे पेपर में भी आपने 70-80 करीब कर लिए, लेकिन आपके जो मार्क्स ठीक बैठ रहे हैं वो 40-40 बैठ रहे हैं, यानी कि 80 बैठ रहे हैं, तो आप ये देख ले कि आपकी एक्यूरेसी जो कम होगी, तो जिसकी कम होगी उसे बाद में बुलाया जाएगा, और जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी उसे पहले बुलाया जाएगा। तो जिस बच्चे की एक्यूरेसी है ठीक है, उनका सिलेक्शन बिल्कुल होना तय है, अगर वो पहले पेपर में क्वालिफाइंग हो रहे हैं और दूसरे पेपर में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपको आज हमें बतानी थी। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कोई हमारी इस्लाह करना चाहते हैं, तो भी आपके हमारे लिए कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर 24x7 ओपन है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अल्लाह आपके साथ है, जिसने मेहनत की होगी इंशाअल्लाह उसका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा, और जिसने अपने सच्चे लगन से और मेहनत से अपने मार्क्स जो है वो गेन किए होंगे, तो इस बात से बेफिक्र रहें कि भी अगर आपका 1-2 क्वेश्चन का कम स्कोर आ रहा है तो दुआ करें, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, और हो सकता है कि आपका जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग हो जाए, क्योंकि सेकंड पेपर तो मोस्टली सभी का अच्छा गया है, जैसा कि आपका रिव्यू हमें मिला है। तो बस हम भी यही दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन DSSB TGT में उर्दू में हो जाए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।